हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल फन विद कॉमर्स पे। तो आइए आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं आपके एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। चूँकि आप इस बात को जानते हैं कि जो आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और हर एक पेपर में 40 क्वेश्चंस होंगे। तो मैं हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सबका, सभी विषयों का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। चूँकि एक ही वीडियो में सब संभव नहीं है, इसलिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, कंटिन्यू देखते रहें और आपको मैं समय समय पे सारे विषयों के सारे चैप्टर्स में उपलब्ध करवाता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मुख्यतः उनका पैटर्न 3 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा हो सकता है ट्रू फॉल्स और तीसरा हो सकता है एमसीक्यू। तो मैं तीनों तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ लेकर, और तीनों तरह के प्रश्नों को मैं सॉल्व करके आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप हर एक पैटर्न के क्वेश्चन के नीचे अंत में उसका आंसर से अपने आंसर को मिलान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म का भी निर्माण कर रहा हूं, जिस लिंक पे आप टच करके और गूगल फॉर्म में आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करके खुद अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर अब तक आपने अपने चैनल को फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें ताकि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके और अपने एग्ज़ाम की बेहतर ढंग से वो तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो आज मैं लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ व्यावसायिक अध्ययन का पहला चैप्टर, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु और सारे तरह के पैटर्न के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस शुरू करें इसके पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि अभी मैं बिजनेस स्टडी के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूं। साथ ही साथ मैं एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी समय पे आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्किप एकदम बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम से संबंधित ही सारी मैटर्स में उपलब्ध करवाए गए हैं। इसलिए वीडियो को विस्तृत करने का मतलब है अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया ढंग से ना कर पाना, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के जो फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को फर्स्ट टर्म से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाना मैंने शुरू कर दिया है और ये मेरा उस दिशा में पहला वीडियो है और मैं इसको बिजनेस स्टडी से शुरू कर रहा हूँ और सारे बुक्स का मैं मटेरियल आप लोगों को समय समय पे उपलब्ध करवाता रहूँगा। ये बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी का भी मैं आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध करवाऊँगा और एंटरप्रेन्योरशिप का भी। तो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया ढंग से करते रहें। तो वीडियो शुरुआत करें। इसके पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा, आग्रह होगा कि अब तक अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में ताकि उनको भी लाभ मिल सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को समय समय पे मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए समय बिना गंवाएं आज स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो चूँकि आप जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा
उसमें 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे नहीं जाता हूँ, बल्कि उस चैप्टर से संबंधित कुछ जानकारियाँ भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए पहले देखते हैं जो प्रबंध की प्रकृति में महत्व नाम का जो चैप्टर है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रबंध का अर्थ। आखिर प्रबंध कहते किसे हैं? तो प्रबंध कहता है, प्रबंध का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। निश्चित रूप से प्रबंध का मतलब ये है कि किसी काम को भी, जिस काम को आप हाथ में लेते हैं, उस काम को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करना जरूरी होता है। और उसको करने के लिए कार्यों का एक समूह को संपन्न किया जाता है, जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन एवं नियंत्रण, ये सारे 5 कार्य हैं जो कि प्रबंध के कार्य भी कहलाते हैं। और इनको संपन्न अगर आपने कर लिया तब वो प्रबंध का काम आपका पूर्ण हुआ। तो प्रबंध की परिभाषा के बारे में कहते हैं, आइए देखते हैं प्रबंध की परिभाषा क्या बोलता है। कहता है प्रबंध यह जानने की कला है कि आप यथार्थ में व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना कि कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययितापूर्ण विधि से कैसे किया जा सकता है। मतलब जो मैनेजमेंट है वह यह जानने की कला है कि वास्तव में आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, और जिन व्यक्तियों ने उस काम को कर लिया है उसके बाद आपको ये भी देखना है कि वह काम सर्वोत्तम ढंग से और कम खर्च मीन्स मितव्ययितापूर्ण ढंग से हुआ है या नहीं। तो प्रबंध करने का मुख्य मकसद यही होता है कि किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से किया जाए और कम से कम खर्च में किया जाए। आगे कहता है कि जीवन के हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता रहती है, चाहे वह व्यापार हो अथवा उद्योग, कॉलेज हो या सिनेमाघर, परिवार हो या समाज, प्रबंध की आवश्यकता हर जगह रहती है। निश्चित रूप से मैनेजमेंट की आवश्यकता जो है वो हर जगह पड़ती है, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यावसायिक क्षेत्र। ठीक है, तो प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। प्रबंध का उद्देश्य न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, संस्था के पूर्व दिन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक श्रम और पूंजी के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना, उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग, कर्मचारियों के विकास में सहायक एवं मालिकों के हितों की रक्षा, ये होते हैं आपके प्रबंध के उद्देश्य। ठीक है, मतलब कम से कम प्रयास में अच्छा से अच्छा या अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है संस्था का। और साथ ही साथ जो संस्था के जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं या लक्ष्य होते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए ही ये सारे ताने बाने बुने जाते हैं, उनको प्राप्त करना, और जो भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हैं उनका अधिकतम और बेहतर ढंग से उनका उपयोग करना, जितने भी कर्मचारी उस काम में लगे हुए हैं उनके विकास और मालिकों की हितों की रक्षा करना, ये मुख्य रूप से प्रबंध के उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्रबंध के महत्व, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है प्रबंध। ठीक है, कहता है कि प्रबंध उत्पादन का एक घटक है जिसके द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यक्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधनों को संगठित करके उनका प्रयोग किया जाता है। शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानव क्रिया का कोई और क्षेत्र नहीं है। निश्चित रूप से महत्व की बात किया जाए तो मुख्य रूप से इसका जो है वह है न्यूनतम लागत पर अधिकतम कार्यक्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब कम से कम खर्च में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग प्रबंध के स्तर। तो जनरली ये प्रबंध के 3 लेवल होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर या पर्यवेक्षकीय प्रबंध। ये 3 स्तर हैं जिसको आपके शिक्षक ने डिटेल में पढ़ाया होगा, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊँ। अब देखते हैं प्रबंध के कार्य का अर्थ। जो प्रबंध के कार्य होते हैं उनका क्या अर्थ है। तो चूँकि प्रबंध के मामले में हेनरी फ्योल का नाम सबसे पहले आता है,
तो उन्होंने ये बताया कि प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान एवं आयोजन बनाना, संगठन बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करने से है। निश्चित रूप से प्रबंध के चूँकि 5 कार्य होते हैं और पांचों कार्यों में सबसे पहला काम होता है नियोजन का, और नियोजन होता है पूर्वानुमान लगाना और उनका आयोजन बनाना। उसके बाद संगठन का नंबर आता है, फिर आता है आपका नियुक्तिकरण का, नियुक्तिकरण में आदेश दिया जाता है, उसके बाद आता है आपका निर्देशन और लास्ट में आपका नियंत्रण। तो इन सारे पांचों कार्यों को मिलाकर प्रबंध के कार्य परिभाषित किए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रबंध के कार्य के बारे में। तो प्रबंध के मुख्यतः 5 कार्य हैं, जिसमें पहला कार्य है नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। ये 5 कार्य हैं प्रबंध के मुख्य रूप से। आगे कहता है इसके साथ साथ निर्देशन के अंतर्गत, अब देखिए निर्देशन को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो चौथा काम है उसके भी 4 पार्ट हैं। इसमें पहला पर्यवेक्षण मीन्स सुपरविजन, संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन, नेतृत्व मीन्स लीडरशिप, अभिप्रेरण मीन्स मोटिवेशन। ये इसके मुख्य 4 घटक हैं निर्देशन के। आगे कहता है इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रबंध के कार्यों के बारे में विद्वानों के विचार भिन्न हैं, तथापि उपर्युक्त वर्गीकरण अधिकांश विद्वानों ने माना है। निश्चित रूप से प्रबंध के कार्यों में विद्वानों में मतभेद जरूर है, लेकिन फिर भी अधिकतर विद्वानों ने प्रबंध के उपर्युक्त 5 कार्यों को महत्व दिया है। अब आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय। ये समन्वय का मतलब होता है तालमेल, विभिन्न विभागों में, संस्था के विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना। कहता है समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। निश्चित रूप से समन्वय का मुख्य मकसद यही होता है कि जितने भी विभाग होते हैं किसी भी संस्था के, उन सारे विभागों में सामंजस्य स्थापित करना ताकि एक विभाग के कारण दूसरा विभाग का कार्य लटका ना रहे और बेवजह देरी ना हो। तो जब सारे विभागों में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो समय से और कम खर्च में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहता है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कह सकते हैं इसे, समन्वय प्रबंध का सार है। मतलब ये निचोड़ कह सकते हैं। समन्वय जो होता है वो किसी भी मैनेजमेंट का निचोड़ होता है। कहता है समन्वय प्रबंध का कार्य है या नहीं, इस संबंध में प्रबंध विद्वानों में मतभेद है, परंतु समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा है। अतः निसंकोच कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध का सार है। निश्चित रूप से अभी हम लोगों ने प्रबंध के 5 कार्यों को देखा, और अगर ये समन्वय प्रबंध का कार्य होता तो प्रबंध के 6 कार्य हो जाते, लेकिन यह प्रबंध का एक अलग कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उन सारे कार्यों में ये समन्वय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि यह प्रबंध का अलग कार्य भले ही ना हो, लेकिन यह प्रबंध के सारे कार्यों के साथ घुला मिला हुआ है। जिस तरह चीनी और पानी को मिलाकर शरबत बना दिया जाता है, उसी तरीके से प्रबंध के जितने भी कार्य हैं हर कार्य में समन्वय शामिल है, इसीलिए इसको प्रबंध का सार भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस चैप्टर के बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी तो उपलब्ध करवा दी है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ, जो कि 3 तरह के होंगे। एक होगा फिल इन द ब्लैंक्स, एक होगा ट्रू फॉल्स का, और एक होगा आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उसके सारे क्वेश्चन करने के बाद नीचे में उसका आंसर भी उपलब्ध करवा दिया गया है। आप अपने मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और आप लोग उसमें से सही गलत करते जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, या कौन सा ऑप्शन सही है, या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा। ठीक है, और फिर अंत में सब का उत्तर दिया हुआ है, आप उससे अपने उत्तर को मिला सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं, आपका है यह बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य है, मीन्स ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन।
ये सही कथन है या गलत? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह कथन हेनरी फ्योल का ना हो करके यह कथन जो है लॉरेंस एप्ले का है, इसलिए हेनरी फ्योल का ये कथन नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। दूसरा है आपका कि प्रबंध केवल स्वयं कार्य करने की युक्ति है। प्रबंध केवल स्वयं कार्य करने की युक्ति है? नहीं भाई, प्रबंध खुद से काम करने की युक्ति तो है ही, साथ ही साथ दूसरों से भी काम लेने की युक्ति है। तो ये भी आपका गलत है। तीसरा है आपका प्रबंध कला है, विज्ञान नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि यह कथन क्या बोल रहा है, कि यह सिर्फ बोलता है कि प्रबंध सिर्फ कला है, विज्ञान नहीं। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, सिर्फ कला नहीं है। अगर इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध होता है कॉमर्स से रिलेटेड, तो जान लीजिए कि वो कला और विज्ञान दोनों है। चाहे वाणिज्य के बारे में बोले, व्यवसाय के बारे में बोले, प्रबंध के बारे में बोले, हर समय, चूँकि आपका जो कॉमर्स सब्जेक्ट ही है वो आर्ट्स और साइंस का मिक्सअप है, मीन्स कला और विज्ञान का मिक्सअप है, इसलिए यह दोनों होगा, जहाँ भी होगा ये दोनों ही होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रबंध समाज का एक अभिन्न अंग है। दिमाग लगाइए, निश्चित रूप से समाज का प्रबंध अभिन्न अंग है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। पांचवा कह रहा है प्रबंध व्यक्ति के विकास में रुकावटें खड़ी करता है। बिल्कुल नहीं, प्रबंध जो है किसी भी व्यक्ति के विकास में सहायक होता है, रुकावटें खड़ी नहीं करता है। और यहाँ पे लिख दिया रुकावटें खड़ी करता है, तो ये कथन जो है वो गलत है। छठा क्वेश्चन बोलता है कि प्रबंध प्रगति का आधारभूत स्तंभ है, मतलब ये हमारे प्रगति का मीन्स विकास का आधारभूत स्तंभ है, मीन्स पिलर है। तो ये निश्चित रूप से ये हमारी प्रगति का आधारभूत स्तंभ है। छठवां हो गया। सातवां कह रहा है कि भारत में प्रबंध की नितांत आवश्यकता है। निश्चित रूप से इंडिया जैसे विकासशील देश में प्रबंध की बहुत ही ज़रूरत है, ताकि यह विकासशील से विकसित देश बन सके। तो ये भी कथन सही है। आठवां कह रहा है प्रबंध अमेरिका की संपूर्णता का मूलाधार है। अगर अमेरिका इतना रिच कंट्री है, इतना अमीर कंट्री है, तो इसके पीछे क्या वहाँ की जो प्रबंध है वो मुख्य रूप से भूमिका निभा रहा है? तो निश्चित रूप से हाँ, मूलाधार है ये। वहाँ की प्रबंध व्यवस्था के कारण ही वहाँ का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, जिसकी वजह से अमेरिका एक अमीर देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आधुनिक प्रबंधक प्रबंध की पेशेवर अवधारणा पर बल देते हैं। जो आज के जो हमारे मैनेजर्स हैं, वह कहता है प्रबंध की पेशेवर अवधारणा मीन्स प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बोल रहा है, तो ये भी सच है, क्योंकि वो आधुनिक जो प्रबंधक हैं, आज के जो मैनेजर हैं, वो प्रबंध की प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट पर बल देते हैं। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रबंध अवधारणा स्थिर नहीं है। क्या ये फ्लेक्सिबल है? ये फ्लैक्चुएटिंग है? प्रबंध की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो फ्लैक्चुएटिंग है? तो निश्चित रूप से, चूँकि बिजनेस ही एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा बदलते वातावरण में काम करता है, तो प्रबंध भी बदलते वातावरण में इसको काम करना पड़ता है, इसलिए यह स्थिर नहीं है। ठीक है। 11 नंबर पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या बोलता है? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के 4 प्राथमिक कार्य हैं। ऐसा जॉर्ज आर टेरी ने कहा। तो निश्चित रूप से जॉर्ज आर टेरी ने बताया कि प्रबंध प्रक्रिया के 4 प्राथमिक कार्य हैं। इन्होंने बताया कि प्रबंध के 4 कार्य हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबंध प्रक्रिया सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब हर जगह विद्यमान, हर जगह उपलब्ध। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि प्रबंध की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यावसायिक क्षेत्र हो, हर जगह उपलब्ध पड़ती है। तो ये कथन सही है।
नेक्स्ट कह रहा है स्टाफिंग प्रबंध का कार्य नहीं है, नियुक्तिकरण। स्टाफिंग को हिंदी में नियुक्तिकरण बोलते हैं और वो कह रहा है कि प्रबंध का कार्य नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि स्टाफिंग भी प्रबंध का ही कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नियोजन भूतकाल में सोचने की प्रक्रिया है। मतलब नियोजन जो है वो पास्ट के बारे में बताता है? नहीं, ये गलत है। नियोजन हमेशा हम फ्यूचर के बारे में करते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो वक्तव्य है वो गलत है। ये भूतकाल के बारे में सोचने की प्रक्रिया नहीं है, ये भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। और 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि प्रबंध का अर्थ स्वयं प्रबंध है। मतलब सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है कि मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट है सिर्फ। तो ये गलत है, सिर्फ सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है, सेल्फ के साथ साथ दूसरों का भी मैनेजमेंट है। और लास्ट क्वेश्चन 16वां नंबर कह रहा है प्रबंध में तुरंत और सही निर्णय सम्मिलित है। निश्चित रूप से इसमें क्विक डिसीजन लिए जाते हैं और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, बिल्कुल सही निर्णय होते हैं। तो ये सही कथन है। ठीक है, अब ये था आपका सही गलत का, और आप इसके आंसर यहाँ पे आप मिला सकते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसका आंसर यहाँ पे मिला सकते हैं। अब हम लोग इसके जो दूसरे तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे आपके उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अब हम लोग यहाँ पे आपके चूंकि ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हैं तो आप खुद से इसका आंसर भर सकते हैं। पहला कहता है कि भारत में प्रबंध खाली जगह है। क्या है भाई, आवश्यक या अनावश्यक? अभी इसका अभी आप लोगों ने सही गलत में भी देखा, तो प्रबंध भारत में आवश्यक है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यहाँ से खाली जगह के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो अभी मैंने इसका सही गलत वाले क्वेश्चन में भी इसका आंसर मैंने बताया। लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इसे हेनरी फेल ने नहीं कहा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण का अभाव है। क्या चीज़ का अभाव है भाई? मानव शक्ति तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ पे कुशल प्रबंध नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ की जो प्रगति है वो काफ़ी धीमी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण क्या है भाई? निश्चित रूप से संसाधन ही, संसाधन तो हर जगह है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो कुशल है, काफ़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इसलिए अमेरिका संपन्न है। नेक्स्ट आपका कहता है प्रबंध खाली जगह है। क्या है भाई? कला, कला और विज्ञान दोनों। तो निश्चित रूप से मैंने आपको बताया भी, हिंट भी दिया, जहाँ इस तरह का क्वेश्चन रहे वहाँ पे दोनों हो जाएगा, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गया। छठवां हम लोग देखते हैं प्रबंध की आवश्यकता होती है कब? केवल काम करते समय या प्रत्येक समय? निश्चित रूप से प्रबंध की आवश्यकता जो है वो हमेशा होती है, प्रत्येक समय होती है। ठीक है, सिर्फ काम करते वक्त प्रबंध की आवश्यकता नहीं होती है, हर वक्त होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध का सार है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि क्या प्रबंध का सार है, नियंत्रण या समन्वय। तो निश्चित रूप से ये समन्वय ही है जो कि प्रबंध का सार है, वो निचोड़ है प्रबंध का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन योग्य योग्य कर्मचारियों का चयन करना का कार्य है। किसका कार्य है भाई? स्टाफिंग का या संगठन का? स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्तिकरण। तो निश्चित रूप से नाम से ही क्लियर है कि यह स्टाफिंग का कार्य है आपका योग्य कर्मचारियों का चयन करना। 9वां क्वेश्चन है नियोजन खाली जगह के बारे में सोचने की प्रक्रिया। अभी मैंने जस्ट बताया कि नियोजन जो फ्यूचर के बारे में किया जाता है ना, प्लानिंग फ्यूचर के बारे में किया जाता है, भूतकाल के लिए नहीं, इसलिए भविष्य के लिए सोचने की प्रक्रिया है। ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका प्रबंध का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्लानिंग से या स्टाफिंग से? निश्चित रूप से जो प्रबंध का जो पहला कार्य होता है वो नियोजन होता है, इसलिए ये स्टाफिंग हो जाएगा, सॉरी नियोजन हो जाएगा इसका आंसर।
11 नंबर क्वेश्चन बोलता है खाली जगह कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। वो कौन सा फैक्टर है भाई जो कि कर्मचारी जिससे मोटिवेट होकर के और अधिक कार्य करते हैं? तो निश्चित रूप से वो अभिप्रेरण होगा, मोटिवेशन। ठीक है, वो मोटिवेट होकर के और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि प्रबंध का नौकर है। किसका नौकर है? सरकार का या प्रशासन का? तो निश्चित रूप से प्रबंध जो होता है वो प्रशासन का नौकर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का नौकर होता है। तो इसका आंसर प्रशासन होगा। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये लास्ट है आपका कि प्रबंध एक अदृश्य क्या है भाई? कार्य है या शक्ति है? ये पावर है, ये शक्ति है। प्रबंध जो है वो शक्ति है। तो इस तरीके से आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके उत्तर हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी या फिर इस वीडियो को बार बार देख करके भी आप इसका आंसर अपने जो आपने आंसर दिया उससे आप इसको मैच कर सकते हैं। और अब आते हैं हम लोग इसके MCQ पे, इसका सही उत्तर चुनने पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, कहता प्रबंध मैनेजमेंट इज क्या है भाई? आपके दिमाग में तो आंसर आ गया होगा कि कला है, विज्ञान है या दोनों है। निश्चित रूप से आपका आंसर सा होगा। आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है किसके प्रति? किसके प्रति प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व? सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति या केवल उपभोक्ताओं के प्रति? तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबके प्रति होती है, किसी एक के प्रति नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रबंध कला है। कौन सा आर्ट है भाई? स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, स्वयं काम करने की एवं दूसरों से काम लेने की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से आपका उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा कि यह खुद से काम करने की कला तो है ही, साथ ही साथ दूसरों से भी काम करवाने की कला है। तो ये आपका स उत्तर होगा इसका सही। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका बोलता है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है। देखिए एक स्टेटमेंट आ गया, ये किसने कहा कि प्रबंध एक पेशा है? ये अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का कहना है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, ये आपका उत्तर ब होगा। ठीक ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोलता है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन ये तीसरी बार आपके सामने आ रहा है। तो यह कथन है आपका लॉरेंस ए एप्ले का। ठीक ना, लॉरेंस ए एप्ले का कथन है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई? तो ये कहता है जन्मजात प्रतिभा के रूप में मैनेजर लोग बनते हैं या अर्जित प्रतिभा के रूप में, मीन्स उसको आप गेन भी कर सकते हैं कहीं से मैनेजर बनने के लिए। और तीसरा बोल रहा है कि जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट का क्वालिटी उनका पैदाइशी होता है और कुछ लोगों का कुछ लोग अर्जित भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे स हो जाएगा। ये दोनों ही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है प्रबंध की, मैनेजमेंट की, उसमें कौन सा नियम लागू होता है? क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, इन दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका सेलर बिवेयर, विक्रेता की सावधानी का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, अगर कोई देश विकसित होना चाहता है तो उस विकास में सबसे अधिक क्या चीज़ ज़रूरत है? भौतिक संसाधनों की या आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंध की, इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से चूंकि आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एफिशिएंट, अभी आपने ये भी देखा कि अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण कुशल प्रबंध ही है। तो किसी भी देश के विकास में अगर मैनेजमेंट बेहतर ढंग से कर लिया जाए
सारे संसाधनों का भी कुशलतापूर्वक मैनेजमेंट हो जाएगा, आर्थिक संसाधनों का भी हो जाएगा और वो देश तीव्र गति से विकसित भी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, क्या बोलता है भाई, कि उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। जो प्लानिंग करता है, जो हाई लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो प्लानिंग जो करते हैं उस पर कितना प्रतिशत अपने जॉब टाइम का कितना प्रतिशत टाइम दे देते हैं। ये अपने पूरे टाइम का 35% जो है वो प्लानिंग पे अपना टाइम गंवा देते हैं, मीन्स व्यय कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रबंध का सार है। क्या है भाई, मैनेजमेंट का एसेंस कौन सा है, तत्व, समन्वय है, संगठन है, स्टाफिंग है, या इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से इसके बारे में आपने ये भी देख लिया है कि समन्वय प्रबंध का सार होता है, इसलिए इसका सही आंसर समन्वय होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें सम्मिलित है। चूंकि प्रबंध क्या है, उत्तरदायित्व का हस्तांतरण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल है, तो इसमें कौन से शामिल है भाई, मनुष्य, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो मनुष्य होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। कर्मचारियों को सबसे अधिक प्रेरणा कौन सा पॉइंट देता है। पहला कहता है स्टाफिंग, दूसरा कहता है अभिप्रेरण, तीसरा संगठन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मोटिवेट करने वाला, कर्मचारियों को मोटिवेट करने वाला मोटिवेशन है। ठीक है। कर्मचारियों को मोटिवेट करने वाला पॉइंट जो है वो मोटिवेशन है, तो यहाँ पे दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ये मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन बताई थी। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्यों की संख्या कितनी भाई, ये 4 है। ठीक है, 4 है। उन्होंने जॉर्ज आर टेरी ने बताया कि प्रबंध के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। अगला पॉइंट है आपका कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। कितने हैं प्रबंध के कार्य, किनके अनुसार, कुंटज तथा ओडोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं उसको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 5 हैं। इसको कुंटज तथा ओडोनेल ने ही दिया है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि प्रबंध के 5 कार्य हैं, वही जो मैंने भी आप लोगों को बताया। नेक्स्ट है आपका समन्वय स्थापित किया जाता है। जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो किनके मध्य और किनके द्वारा स्थापित किया जाता है। उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा, या मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, या निम्न स्तरीय प्रबंध के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी समन्वय स्थापित नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। निश्चित रूप से ये जो समन्वय स्थापित करने का काम है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। ये पहला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समन्वय है। क्या है भाई, समन्वय जो कोऑर्डिनेशन है या तालमेल है विभिन्न विभागों के मध्य, वो क्या है, ऐच्छिक है, आवश्यक है, या अनावश्यक है, या समय की बर्बादी है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि समन्वय जो है वो प्रबंध का सार है, इतना महत्वपूर्ण काम है, तो ये ऐच्छिक कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल आवश्यक है, ये आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो विभिन्न विभागों के मध्य तालमेल नहीं बैठ पाएगा और फिर संस्था के लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समन्वय स्थापित किया जाता है किनके मध्य, समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, उपरोक्त सभी के मध्य। थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रबंध समन्वय का कितना महत्व है उसके हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से सभी के बीच समन्वय का होना जरूरी है, तभी संस्था के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसलिए इसका आंसर द होगा, अंतिम। एंड लास्ट है आपका प्रबंध के कितने स्तर हैं। ये मैंने आप लोगों को
और जब मैं डिटेल बता रहा था उसी समय मैंने बताया कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ब हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके सारे आंसर यहाँ पे मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, लिख दिया गया है आपको यहाँ पे सारे के सारे आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस वीडियो को फिर दोबारा भी देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर, जिसको मैंने डिटेल में आप लोगों को इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने गूगल फॉर्म का भी निर्माण किया हुआ है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म लिंक नाम से एक लिंक मिल जाएगा। आप उसको टच करके और फिर आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। उसको टच कीजिए, उसमें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मांगा गया है और सब इसी तरीके का क्वेश्चन आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे और आप उसका आंसर कीजिए और देखिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन खुद कीजिए कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी कैसी है नवंबर दिसंबर में होने वाले आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, अगली क्लास के लिए फिर आप तैयार रहिए। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइल।